क्या आपको इस बात की जानकारी है कि यह जो संख्या पद्धति आज हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका संपूर्ण ज्ञान होने में ही 5000 वर्ष लग गए थे। सोचिए क्या होता होगा उस समय जब तापमान 0 से नीचे चला जाता होगा, तो उसको किस अंक से डिनोट करते होंगे, क्या नाम देते होंगे। तो इसी प्रश्नों के साथ और इन्हीं प्रश्नों के जवाब के साथ मैं राहुल सर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल राहुल सर गोंडा पर। नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति का ये आज आपका 5वां चैप्टर है। 5वें चैप्टर में आज हम लोग पूर्णांक संख्या पढ़ेंगे, पूर्णांक और परिमेय संख्याओं को पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं ये पूर्णांक होता क्या है, पूर्णांक की क्या अवधारणा है और मूल संक्रियाएं इस पूर्णांक पर किस प्रकार कार्य करती हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा है पूर्णांक यानी इंटीजर क्या होते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य संख्या शामिल होती है उन्हें हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसे आई से व्यक्त करते हैं क्योंकि इसका इंग्लिश में नाम है इंटीजर्स। जैसे कि पूर्णांक संख्या मैंने लिखा माइनस, देखिए ये 0 है, 0 के पहले माइनस की संख्याएं, 0 के बाद धनात्मक संख्याएं और पहले ऋणात्मक संख्याएं, इन्हीं संख्याओं के समुच्चय को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। कैसे, इधर हो गया आपका ऋणात्मक और ये है शून्य और ये प्राकृतिक संख्या इसमें अगर जुड़ जाए तो ये पूर्णांक संख्या बन जाती है। अब देखिए इनको संख्या रेखा पर अगर प्रदर्शित करना हो तो कैसे करेंगे। ये एक संख्या रेखा है, यहाँ तक संख्या रेखाएं भी अनंत होती हैं। रेखाओं की यह क्वालिटी होती है कि वो दोनों छोर से अनंत तक जा सकती हैं, उन्हें रेखा कहते हैं। देखिए तो अगर हमें पूर्णांक संख्याओं को रेखा पर, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना हो तो किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले हमारा मूल बिंदु यानी शून्य आएगा, शून्य एकदम बीच में होगा। जब दाहिनी ओर बढ़ेंगे, दाहिनी ओर आगे की ओर बढ़ेंगे तो वो सभी धन पूर्णांक होंगे यानी पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। मूल बिंदु के अगर बाएं ओर या पहले आते हैं तो वे सारे माइनस से स्टार्ट होती हैं, -1, -2, -3, ये ऋण पूर्णांक होती हैं और अनंत तक चली जाती हैं। तो इस प्रकार हम पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। इसमें 2-3 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट करके मैंने लिखा है कि जो ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। कैसे, अगर यहाँ से हम बाएं चलें तो -1 और यहाँ से दाएं चलें तो +1। अब विपरीत कैसे हुए, तो -1 और +1 है, अगर इसको हम योग करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसीलिए ये एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। दूसरा पॉइंट है, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग सदैव एक ऋणात्मक पूर्णांक होगा। ऋणात्मक पूर्णांक यानी शून्य से पहले वाली संख्याओं की बात की जा रही है। और जब पहले शून्य से पहले कोई भी 2 संख्या आप उठा लेंगे और उनको जोड़ देंगे तो वो हमेशा ऋणात्मक ही होंगी। कैसे, देखिए मान लीजिए -2 ले लेते हैं यहाँ से और कोई संख्या -5 ले लेते हैं, इनका जब योग करेंगे तो बेटा हमेशा ये माइनस में ही आएगा। कैसे, -2 हो गया और ये ब्रैकेट ओपन होगा तो -5 हो जाएगा, -5 और -7 जुड़ के, -5 और -2 जुड़ के -7 हो जाता है। क्लियर है, ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है, शून्य धनात्मक पूर्णांक से छोटा तथा ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। कैसे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये जो शून्य है इसकी बात की जा रही है कि ये जो ऋणात्मक पूर्णांक है इससे बड़ा होता है और जो धनात्मक पूर्णांक है उससे छोटा होता है। कैसे होता है, देखिए जो ये शून्य है हमेशा जो ऋणात्मक पूर्णांक होंगे उसके दाहिनी ओर आएगा और दाहिनी ओर चलने पे संख्याओं का मान बढ़ता है। तो ये सारी माइनस हैं, इधर जाएंगे, इसीलिए संख्या रेखा पर ये समझना आसान है कि जो -7 है उससे बड़ा होगा -5। कभी कभी आपसे ऐसे पूछ लिया जाता है कि -60 और
80 में कौन बड़ा है, तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर इनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे तो ये -80 इधर आएगा, संख्या रेखा पर बाईं ओर आएगा। तो जो दाहिनी ओर होता है, ध्यान दीजिए, जो दाहिनी ओर होता है वो बड़ा होता है और जो बाईं ओर होता है वो छोटा, इसीलिए -5 बड़ा होगा -7 से। समझ में आ गया। अगला पॉइंट है पूर्णांक का निरपेक्ष मान संख्या के चिन्ह पर बिना ध्यान दिए उसका संख्यात्मक मान होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए क्या होता है निरपेक्ष मान। तो बेटा निरपेक्ष मान कैसे लिखते हैं? मान लीजिए कोई ऋणात्मक है, ऋणात्मक पूर्णांक है, लिखा है 5, तो निरपेक्ष मान को ऐसे लिखते हैं, मॉड में लिखते हैं, और इसका जो मान आता है वो हमेशा पॉजिटिव ही आता है, उसका संख्यात्मक मान ही होता है, चिन्ह को छोड़ दिया जाता है। तो 5 का भी निरपेक्ष मान कितना होगा? 5 होगा, और -5 का भी निरपेक्ष मान कितना होगा? 5 होगा। समझ में आ गया। अब ये देखिए, इस पे समझाने का प्रयास किया है मैंने कि जो पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक में पूर्ण संख्याएं भी होती हैं और प्राकृतिक संख्याएं भी होती हैं। इसका आशय क्या हुआ समझिए। देखिए, जो पूर्णांक होता है किसे कहते हैं पूर्णांक? तो प्राकृतिक संख्या और शून्य और ऋणात्मक संख्याओं का जब मेल होता है तो वो क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। जबकि अगर कहा जाए कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? देखिए, पूर्णांक सबसे बाहर वाले गोले में है, इसके अंदर सब पूर्णांक होंगे, यानी सभी प्राकृतिक संख्या भी पूर्णांक होंगे। क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होंगे? तो सभी पूर्ण संख्या भी पूर्णांक होंगे। लेकिन कहीं इस तरह पूछ दिया जाए कि क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होंगे, तो नहीं, पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होंगे, सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होंगे। क्या सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होंगे? तो सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या नहीं होंगे। इसमें यही बताने का प्रयास किया गया है। अब ध्यान दीजिए, अब हम देखते हैं जो पूर्णांकों का मूल संक्रिया होता है। अब पढ़ेंगे पूर्णांकों की मूल संक्रियाएं। तो आइए बच्चों देखते हैं पूर्णांकों की मूल संक्रियाओं के प्रगुण। अब ये मूल संक्रिया, ये प्रगुण, ये सब टेक्निकल वर्ड कहाँ से आ गए आप लोग सोच रहे होंगे। तो देखिए, इनसे परेशान होने की जरूरत है नहीं, ये सब आप लोग पढ़ते हैं वही है। मूल संक्रियाओं का मतलब होता है जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये होते हैं मूल संक्रियाएं। प्रगुण मतलब प्रॉपर्टी यानी कि गुण। मूल संक्रियाओं के गुण यानी जोड़, घटाव, गुणा, भाग किस प्रकार होता है इन संख्याओं में, तो वही इनमें बताया गया है। जैसे देखिए, पहला पॉइंट है योग का संवरक प्रगुण। अब ये संवरक प्रगुण क्या है? तो जब धन पूर्णांक को किसी धन पूर्णांक में जोड़ते हैं तो हमेशा धन पूर्णांक ही प्राप्त होता है। अब ये तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि धन पूर्णांक क्या है, ऋण पूर्णांक क्या है। हमने एक संख्या रेखा बनाया, बीच में कौन आएगा? 0 आएगा। जब बाईं ओर चलेंगे तो यहाँ पे -1, -2, -3, -4, तो ये हमारा ऋण पूर्णांक होगा। क्या होगा बच्चों? ये हो जाएगा ऋण पूर्णांक। और जब दाहिनी ओर चलेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, ये सब क्या होंगे? ये सब धन पूर्णांक होंगे। तो अब जहाँ ये मिले ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक, तो आप लोग समझ जाइएगा किसकी बात की जा रही है। तो दो जब धन पूर्णांक होंगे और जुड़ेंगे तो हमेशा धन पूर्णांक आएंगे, यानी कि इनकी बात की जा रही है। चलिए, इनमें से किसी 2 नंबर को आप उठाइए। एक 4 ले लेते हैं और एक ले लेते हैं 1, तो 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। 5 भी क्या है? धन पूर्णांक है। बस यही इसमें इतना कहा गया है। दूसरा है योग का क्रम विनिमय। क्रम विनिमय का मतलब होता है किसी के क्रम को उलट पलट कर लिख देना,
क्रम विनिमय कहलाता है। योग का क्रम विनिमय देखिए, चाहे a प्लस बी लिखिए चाहे b प्लस a लिखिए, योगफल एक ही आएगा। कैसे? हम 2 प्लस 3 लिख रहे हैं और यहाँ पे 3 प्लस 2 लिख रहे हैं, तो ये भी 5 हो जाएगा और ये भी 5 हो जाएगा। यही होता है योग का क्रम विनिमय। अगला है योग का सहचर्य नियम। योग का सहचर्य नियम समझिए, इसको पूछ लेता है कभी कभी। देखिए, इसमें 3 पूर्ण संख्याएं होंगी, 3 पूर्णांक होंगे, कह लीजिए 3 पूर्णांक होंगे। मान लीजिए 1 2 है, 3 है, 4 है, इसमें भी 2 है, 3 है, 4 है। तो हम चाहें तो a प्लस बी को जोड़ के c में जोड़ दें या फिर b प्लस सी को जोड़ के a में जोड़ दें, तो योगफल उतना ही आएगा। जैसे यहाँ 2 प्लस 3 प्लस 4 करते हैं और 2 प्लस 3 प्लस 4 करते हैं, इन 2 और 3 को जोड़ दीजिए तो 3 2 5 और 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। इसी प्रकार अगर इनको जोड़ते हैं तो 4 3 7 और 7 में जो 2 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। तो ये है योग का सहचर्य नियम। तो पूछ लेगा, क्वेश्चन किस प्रकार पूछता है, ध्यान दीजिए। क्या पूर्णांक योग के सहचर्य नियम का पालन करता है? तो आपका उत्तर होगा बिल्कुल करता है। ठीक है, अगला योग का तत्समक अवयव। तत्समक अवयव क्या है? इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। 1 नंबर में पूछता है कि 5 का तत्समक अवयव क्या होगा। तो अगर आपको पता है तो सही आंसर टिक करेंगे, वरना 1 नंबर गंवा देंगे। आइए देखिए, योग का तत्समक अवयव। तत्समक अवयव क्या होता है? किसी संख्या में ऐसी संख्या जोड़ना कि योगफल में हमें वही संख्या प्राप्त हो। किसी संख्या में ऐसी संख्या जोड़ना कि योगफल में हमें वही संख्या प्राप्त हो। तो बताओ, अगर संख्या 5 है तो 5 में क्या जोड़ें कि हमें 5 प्राप्त हो? तो 5 में कुछ ना जोड़िए, कुछ नहीं का मतलब 0 होता है। तो हम कहेंगे 5 का तत्समक अवयव 0 होता है। यानी किसी संख्या का अगर योग कर रहे हैं तो योग का तत्समक अवयव क्या होगा? 0 होगा। यही होता है पूर्णांक में योग का तत्समक अवयव। अगला 5वां पॉइंट, योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक का मतलब योग और प्रतिलोम का मतलब उल्टा। उल्टा देखिए, उल्टा कैसे? 1 यहाँ है -1, जुड़ के कितना आ रहा है? 0। इससे हमें यह पता चल रहा है कि किसी संख्या का जब चिन्ह बदल देते हैं तो वह संख्या एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम कहलाती है। जैसे 5 का योगात्मक प्रतिलोम पूछा जाए तो आप कहेंगे -5। क्या होगा? -5। सीधा बात कि जब किसी संख्याओं में उसके विपरीत चिन्ह वाली संख्याओं को जोड़ा जाता है तो हमेशा 0 आता है। तो उन्हीं संख्याओं को एक दूसरे का योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। a का -a हो जाएगा, 1 का योगात्मक प्रतिलोम -1 हो जाएगा, बस 0 का 0 होता है। इससे यह भी पता चलता है कि योगात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसे संख्या में जोड़ने पे हमें योगफल 0 प्राप्त हो। समझ में आया? अगर कह दें कि 10 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो योगात्मक प्रतिलोम का मतलब कि कोई ऐसी संख्या जोड़ दो जिससे हमें 0 प्राप्त हो जाए। तो जोड़ेंगे क्या इसमें? -10 जोड़ देंगे, +10 -10 क्या प्राप्त हो जाएगा? 0 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? ये तो था योग। अब देखिए, अगर पूर्णांकों में गुणा करना हो तो गुणा करने के क्या नियम हैं, इसके क्या गुण हैं। गुणन का तत्समक अवयव, अभी तक देखा हमने क्या? योग का तत्समक अवयव। योग का तत्समक अवयव क्या होता था? 0 होता था, क्योंकि हमें वही संख्या चाहिए। तत्समक अवयव का मतलब कि जो संख्या हमारे पास है हमें वही लास्ट में चाहिए। ठीक है, तो गुणा में देखिए, गुणा में क्या करें कि हमें वही संख्या मिल जाए, 5 मिल जाए। अगर आप यहाँ कह दें कि यहाँ भी 0 हो जाए, ये गलती नहीं होनी चाहिए। योग का तत्समक अवयव 0 और गुणा का तत्समक अवयव 1 होता है। क्यों? क्योंकि हमें 0 चाहिए था,
क्योंकि हमें वही संख्या चाहिए थी तो हम 0 जोड़ दिए, और यहाँ गुणा करके अगर वही संख्या चाहिए तो हम 1 का गुणा करेंगे, 0 का अगर गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और हमें 0 नहीं चाहिए बल्कि 5 चाहिए। तो 5 में किससे गुणा करें कि 5 ही रहे, तो क्या आएगा उत्तर 1 आएगा। यानी कह सकते हैं कि गुणा में जो तत्समक अवयव होता है वह क्या होता है, 1 होता है। गुणन का संवरक प्रगुण ये क्या होता है, जब किसी धन पूर्णांक में धन पूर्णांक का गुणा करेंगे तो वहां क्या प्राप्त होगा, धन पूर्णांक प्राप्त होगा। जैसे हमने योग का संवरक प्रगुण देखा था कि धन पूर्णांक में धन पूर्णांक जोड़ते थे तो धन पूर्णांक मिलता था। इसी प्रकार धन पूर्णांक में गुणा किए धन पूर्णांक का तो क्या मिला, धन पूर्णांक। जैसे 2 गुणे 3 6, ये भी धन पूर्णांक है, ये भी धन पूर्णांक, और गुणनफल भी धन पूर्णांक प्राप्त हुआ। अगला है गुणन का क्रम विनिमय। जैसे योग का क्रम विनिमय है वैसे गुणन का क्रम विनिमय है। चाहे a गुणे b करें चाहे b गुणे a करें, गुणनफल हमारा a b ही आना है। 5 गुणे 4 करेंगे तब भी 20, और 4 गुणे 5 करेंगे तब भी 20 आएगा। यही होता है गुणन का क्रम विनिमय। तो क्या पूर्णांकों में गुणन का क्रम विनिमय नियम पालन करता है? यस, गुणन का क्रम विनिमय पालन करता है। अगला चौथा है गुणन का संक्रिया पर योग। गुणन संक्रिया पर योग, गुणन संक्रिया पर वितरण कर योग। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है, कोई 3 पूर्णांक हैं, 3 पूर्णांकों में 2 को जोड़ के 1 में गुणा कर देते हैं, या फिर 2 को एक साथ गुणे के रूप में, फिर 2 को एक साथ गुणे के रूप में लिख देते हैं। कैसे, देखिए इनका चाहे एक बार इनमें गुणा करिए चाहे दूसरी बार इनमें गुणा करिए, या फिर दोनों को जोड़ के इसमें गुणा कर दीजिए, तो आपका जो गुणनफल आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। जैसे लिखते हैं कोई एग्जाम्पल, a को 2 मान लीजिए, b को 3 और c को 4 मान लीजिए, और a को क्या माने हैं 2, b को 3, यहाँ पे a को 2 और c को 4। तो 4 और 3 7, और 7 दूनी 14 आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, ये भी कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट देखिए, गुणन का प्रतिलोम अवयव। गुणन का प्रतिलोम अवयव क्या होता है, जब किन्हीं संख्या में उसी संख्या के प्रतिलोम से गुणा करते हैं तो जो गुणनफल आता है वो 1 आता है, तो यही गुणन का प्रतिलोम अवयव कहलाता है। आप कहेंगे कि 1 का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो क्या होगा, a का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो 1/a होगा, यानी इनमें संख्याएं कट जाती हैं और गुणनफल कितना आता है, 1 आता है। ऐसे ही पूछ लिया जाए 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आपका उत्तर होगा 1/5, यानी इनको गुणा करें तो कितना आना चाहिए, 1 ही आना चाहिए। समझ में आ गया। योगात्मक प्रतिलोम में क्या होता था, 0 आता था, और गुणात्मक प्रतिलोम में 1 आएगा। ये याद रखिएगा, ये डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। ये क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए अब इस पे प्रश्न किस प्रकार बनते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा 200 गुणे 16 का मान वितरण नियम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसको मान लीजिए आप गुणा करेंगे तो बहुत लंबा और बड़ा हो जाएगा, तो वितरण नियम का प्रयोग करके किस प्रकार सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। जैसे 202 लिखा है तो 202 को क्या हम 200 + 2 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। इनको जोड़ने पे कितना आएगा, 200 ही आएगा। और गुणे में कौन लिखा है, 16 लिखा है, तो एक बार 16 का गुणा किससे, 200 से, और दूसरी बार किससे, 2 से, तो यानी यहाँ हो जाएगा 200 गुणे 16, फिर प्लस लगा है, प्लस लगा दिए, और 2 गुणे 16। इसको और हल करते हैं, 16 दूना 32, यानी यहाँ पे 2 0 और लिख देंगे, और ये 16 दूना 32। बताइए आंसर कितना जाएगा, 3232 आ जाएगा। 3232 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, इस पर
अब अगली वीडियो में इसका जो अगला टॉपिक है परिमेय संख्या, उसको समझा जाएगा और उसके बाद इन सभी नियमों पे आधारित अच्छे प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को भी यहाँ हल कराया जाएगा। तो जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और जिन्होंने इसके पहले का वीडियो अभी ना देखा हो, इसके पहले की क्लास ना अटेंड की हो, इधर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप जाइए सारे क्लासेस को अटेंड कीजिए जिससे कि आने वाले क्रम में जो हम प्रश्न यहाँ पे सॉल्व कराएं उसको समझने में जरा से भी आपको कठिनाई ना हो। तो इसी के साथ इस वीडियो का यही अंत करते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।